हाँ वहाँ से हाथ में आएगा। नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं दान सिंह रोचेला, उत्तराखंड देवभूमि के एक छोटे से गांव नौबाड़ा से। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं भू कानून की लड़ाई, और भू कानून के साथ साथ मूल निवास 1950 और अनुच्छेद 371 और इनर लाइन परमिट सिस्टम क्यों लागू होना चाहिए उत्तराखंड में, और इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या इससे नुकसान है। तो आप लोगों से एक ही उम्मीद रहती है रोज़ कि भाई उत्तराखंड के हो तो शेयर तो बनता है, शेयर दबा दब कीजिए ताकि सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ पहुँचे और यह बात सबको पता चले कि ये उत्तराखंड में लागू क्यों होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड जो कि एक संवेदनशील प्रदेश है और अपने पर्यावरण और क्लाइमेट के लिए जाना जाता है, तो उसके बचाने के लिए ये मुहिम है। आप लोगों से उम्मीद है अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिएगा। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम जैक फिलिप्स, मूल निवास 1950, इनर लाइन परमिट सिस्टम और अनुच्छेद 371 के लिए जो आज यहाँ पे एक सम्मेलन है, वो सम्मेलन हम दिखाएंगे आपको आज पूरा। उत्तराखंड को मूल निवास 1950 की ज़रूरत क्यों पड़ गई, इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है और अनुच्छेद 371 क्या है। देवभूमि उत्तराखंड के लिए ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं दिखाऊंगा आज आपको। अपने हमारे मित्र लोगों का कुछ सेमिनार है, तो जो उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और इसको युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। पूरा उत्तराखंड में प्रचार प्रसार और जितना भी इनसे बनता है वो कर रहे हैं, और हम सभी को इनकी मुहिम में सहयोग बढ़ाना है, सहयोग करना है। ये देखिए कुछ लोग आए हैं यहाँ पे भी। हीरा सिंह अधिकारी जी को मैं जानता हूँ, बाकी तो मैं जानता नहीं किसी को। देखिए अभी यहाँ पे धीरे धीरे सेमिनार शुरू हुआ 11 बजे से, और टाइमिंग है 11 o'clock। हम राजनीतिक रूप से किसी भी विचारधारा के हो सकते हैं। एक परिवार में एक भाई किसी विचारधारा का हो सकता है, दूसरा भाई किसी विचारधारा का हो सकता है, लेकिन वो अपनी माँ को माँ ही कहते हैं। ये देवभूमि हमारी माँ है, और आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, यह विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हमारी माँ पर अत्याचार क्यों हो रहा है, और उस अत्याचार के विरोध में एक विचारधारा का भाई भी आवाज उठाएगा और दूसरी विचारधारा का भाई भी आवाज उठाएगा। इसमें राजनीति कहीं आड़े नहीं आएगी, ऐसा मैं समझता हूं। क्यों पिछले 7-8 वर्षों से लगातार लोगों को हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दों पर, अस्तित्व से जुड़े हुए मुद्दों पर, जो अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, उन मुद्दों से आम नागरिकों को जागरूक कर रही है। और मैं बधाई देता हूं एक बार जैक फिलिप्स को कि उन्होंने दोहराट आने की भी सोची और यहाँ पर भी एक जागरण अभियान चलाने का विचार किया। उनके कार्यक्रम कई जगह लगते हैं। मैं बहुत ज्यादा कार्यक्रम में तो प्रतिभाग नहीं कर पाता हूं, लेकिन दिल्ली में जो लगता है उसमें मैं जरूर प्रतिभाग करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि दिल्ली भी आज उत्तराखंड से बड़ा उत्तराखंड है। वहां की जनसंख्या उत्तराखंड की जनसंख्या से ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर की। खैर, तो मैं सबसे पहले आर्टिकल 371 की बात करूंगा। मूल निवास, मुझे मालूम है कि लगभग आप सभी लोग जानते हैं कि मूल निवास क्या है, और मूल निवास आपसे छीनकर आपको स्थायी निवास दे दिया गया। शायद ये बात आप नहीं जानते होंगे।
या इस बात को जानने की जरूरत आपने महसूस नहीं करी होगी। और जहां तक इनर लाइन परमिट सिस्टम की बात है, इनर लाइन परमिट सिस्टम के बारे में भी चर्चा की जाएगी। मुझे लगता है कि आर्टिकल 371 पर सबसे पहले चर्चा कर लेनी चाहिए। आर्टिकल 371 संविधान वो प्रावधान देता है, एक प्रावधान देते हैं संविधान में, वो प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 370 है, एक पूरे राज्य को विशेषाधिकार दे दिया गया, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा, जिसके लिए बधाई के पात्र है। लेकिन आर्टिकल 371 पूरे राज्य को न देके उसके कुछ विशेष भागों को स्पेशल प्रावधान देते हैं, उसके विकास के लिए, उसके सांस्कृतिक विकास के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जिन जिन राज्यों को वो आर्टिकल 371 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, मैं राजनीतिक विषय नहीं है ये, मैं राजनीतिक विषय से बिल्कुल अलग हटकर बात करना चाह रहा हूं, लेकिन ये विषय है जिसकी चर्चा यहां पर होनी चाहिए। हमारा एक युवा नेता जो कांग्रेस का था, जिलाध्यक्ष था, उसे झटके में हटा दिया गया, फेंक दिया गया। तो बात इसकी नहीं कि वो किस घटना की वजह से हुआ, क्या वो कितना उसका जिम्मेवारी बनती है, लेकिन उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो साधन संपन्न नहीं है, उसे टारगेट कर दिया गया। वो कभी भी हमारे गरीब भाई बहन जो रोजी रोटी एक छोटी सी नौकरी, हमारा एक मंडल अध्यक्ष एक छोटा सा पदाधिकारी है, उसकी तुलना अगर दिल्ली के मंडल अध्यक्ष से की जाए, जमीन आसमान का फर्क है। एक ब्लॉक प्रमुख ना, ब्लॉक अध्यक्ष बोलते हैं शायद कांग्रेस में, 2011 में मैंने देखा एक ब्लॉक अध्यक्ष जो उत्तराखंड का है, मेरी विधानसभा से है, उसके पास कार भी नहीं होती, स्कूटर भी नहीं होता। लेकिन वहीं उधम सिंह नगर का एक ब्लॉक अध्यक्ष होता है, उसके पास ऑडी कार होती है। तो प्रदेश अध्यक्ष किसकी गाड़ी में बैठेगा? हमारा ब्लॉक अध्यक्ष तो पैदल है, प्रदेश अध्यक्ष ऑडी में है, मतलब उधम सिंह नगर का ब्लॉक अध्यक्ष ऑडी में है, तो प्रदेश अध्यक्ष जाहिर सी बात है उसकी गाड़ी में बैठेगा। ये हमारे राजनेताओं के संरक्षण का मुद्दा भी है आज, क्योंकि पॉलिटिकल पावर ही हमारी वीक हो जाएगी तो हम सब वीक हो जाएंगे। अब ये जिसमें हमारी शैक्षिक विकास को लेकर योजनाएं बननी चाहिए अलग से। आपको मैं एक बात बताता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में उनको विशेष राज्य के दर्जे दिए हुए आर्टिकल 371 के अंतर्गत केंद्र सरकार सीधे पैसा वहां इन्वेस्ट करती है, सीधे राज्य को नहीं जाता। वहां पर केंद्र सरकार की योजनाएं आती है, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं आती हैं, सीधे इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार की निगरानी में नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, और सीधे वो पैसा जनता तक पहुंच रहा है, विकास वहां नजर आ रहा है। जबकि उत्तराखंड के अंदर विकास कहीं नजर नहीं आ रहा। पूरा जोर लगा दिया सरकारों ने, पता नहीं कहां छिड़ जाम रहो, पहाड़ में कहीं छिड़वो तो छिड़ जाम रहो। लेकिन हम ये मांग करते हैं, हमारे युवा साथी ये मानते हैं कि आर्टिकल 371 उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि हम यहाँ पे मूल निवासी नहीं है, मेरे पास यहाँ का आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, बावजूद इसके भी हम यहाँ के मूल निवासी नहीं है, हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। अगर शाब्दिक मूल निवास का देखा जाए तो मूल निवास क्या है आप सब समझ रहे होंगे, इसको इतना डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तराखंड की जहां तक बात आए, हम ये कहते हैं हम यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ के मूल निवासियों का निवास मतलब इतिहास बहुत पुराना है, प्रागैतिहासिक काल से हम यहाँ के मूल निवासी हैं। आप माने या ना माने, यहाँ पर अल्मोड़ा में सैकड़ों गुफाएं, सैकड़ों नहीं मतलब आधा दर्जन गुफाएं यहाँ पर ऐसी हैं जब मानव गुफाओं में रहता था वो मिली है। वहां पर सिर्फ मानव उस वक्त चित्र बनाता था, चित्र की वो लियोनार्डो विंसी वाले नहीं, सिर्फ रेखा से ऐसे आदमी का चित्र बना दे कि हम मिले गए हैं। हमारे उत्तराखंड में और भी गुफाएं जब गुफाओं में रहता था मानव। अब दूसरा, इतिहासकारों के अलग अलग विचार है इतिहास के बारे में, मूल निवास के बारे में कि यहाँ का मूल निवासी कौन है, इस पर अलग अलग विचार है, बहुत मतभेद है। जिसका जो विचार था उसने वो रख दिया, बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैं ये नहीं कहता कि आप उस इतिहास को पढ़ें, वो एक इतिहासकार अलग बात कह रहे हैं, एक इतिहासकार अलग कह रहे हैं, ठाकुर अलग बात कह रहा है, ब्राह्मण अलग बात कह रहे हैं, शिल्पकार लोग अलग बात कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि यहाँ जब वो यहाँ के मूल निवासियों ने ही बनाई है, और मुझे जरा भी ये कहने में
मतलब तकल्लुफ नहीं है कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। अगर खस यहाँ के मूल निवासी थे, हाँ मैं खस हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं राजस्थान से आया था, मैं धारा नगरी से आया था, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है हमारे पास। लेकिन मेरे पास मेरे खेत हैं जो बिल्कुल एक तरीके से काट दिए गए हैं, और वो आज नहीं काटे, वो 100 साल पहले नहीं कटे, वो वर्षों पहले, युगों पहले किसी एक समृद्ध संस्कृति या समृद्ध समाज ने काटे हैं। बड़े शक्तिशाली रहे होंगे लोग, और उन पर हमें गर्व करने की आवश्यकता है। वो गर्व का विषय थे हमारे पूर्वज, और उस विषय को ही समाप्त कर दिया गया है, मिटा दिया गया बिल्कुल। उत्तराखंड बना और हमारे इतिहास को, हमारे मूल निवास के स्टेटस को खत्म कर दिया गया, हमें यहाँ स्थायी निवासी बना दिया गया। छोड़ के सभी राज्यों में बेस लाइन 1950 है, लेकिन उत्तराखंड का जो गठन हुआ 2000 में हुआ, तो यहाँ पर 2000 मान लिया गया बेस लाइन। मैं ये नहीं कहता कि जो उत्तराखंड 2000 में बना तो 2000 का बेस लाइन माना गया। उत्तराखंड के साथ और भी स्टेट बने हैं, लेकिन उनका बेस लाइन 2000 नहीं है, वो 1950 ही है। हमारा सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि राजनीतिक नफे और नुकसान की वजह से। और मैं ये कहने में, ये बताने में फिर कह रहा हूं, जरा भी डर महसूस नहीं करता, मैं दबाव महसूस करूंगा, बिल्कुल आपको बताऊंगा कि क्यों ये ऐसा हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ, बना दिया गया, उसको चैलेंज किया गया। उत्तराखंड सरकार के तब के निर्णय को चैलेंज किया गया, बोला गया कि हम यह 2000 का बेस लाइन को नहीं मानते हैं, ये 1950 होनी चाहिए। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने उसका निर्णय भी दिया, 1985 रखा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आप बहुत कम लोग जानते होंगे, पहाड़ के लोग नहीं जानते होंगे, या जो जानते होंगे। बहुगुणा जी को सितारगंज से रक्षण करना था, अध्यादेश जारी करवा दिया गया कि 2000 माना जाएगा। सिर्फ अपना चुनाव जीतने के लिए हम सबको हमारा मूल निवास का स्टेटस समाप्त कर दिया गया। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए यहां नहीं आया हूं, लेकिन जो घटनाक्रम रहे मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मूल निवास क्या है, क्यों 2000 हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। अब बात आती है कि भाई स्थायी निवास में भी हमने बेरोजगार रहना, और मूल निवास में लाभ और नुकसान क्या है। लाभ और नुकसान बहुत बड़ा है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैंने बताना कि विषय, गर्व का विषय, हमारे इतिहास का विषय है। चलिए इस बात को छोड़िए, हमारा शिल्पकार समाज है, रिजर्वेशन मिल रहा है, SC रिजर्वेशन है। अगर 1950 होता तो कंपटीशन कितना रह जाता, हमारे अपने भाइयों को रोजगार मिलता, लेकिन 2000 कर दिया गया है। तो यूपी, बिहार, मतलब पता नहीं कहां से आए लोगों ने उस स्टेटस का लाभ उठा रहे हैं। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, पीसीएस का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, या प्रोविंशियल सिविल सर्विस कोई और एग्जाम कंडक्ट करवा लीजिए, जुडिशरी का उठा के देखिए, किसी भी नौकरी पेशे वाले इम्तिहान का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हमारे पहाड़ के शिल्पकार भाई कितना उसमें पास हो रहे हैं और बाकी लोग कितना पास हो रहे हैं। मतलब मैं आपको कहूं कि दूसरे के पटाखे पे दिवाली मनाना ये बाहर के लोग कर रहे हैं, पटाखे हमारे, दिवाली वो मना रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, हमने भी श्रद्धांजलि अर्पित करी। मैं ये कहता हूं कि वो 7 लोग जो शहीद हुए आज, वो कौन लोग थे? क्या वो लोग थे जिनको अस्थायी निवास आज दिया गया है, स्थायी निवास जिनको आज दिया गया है? क्या वहां पर 7 लोग जो शहीद हुए वे वो लोग थे जिनका आज मूल निवास का स्टेटस छीन लिया गया है? कुल मिलाकर कहना यह है कि उत्तराखंड के निर्माण में यहाँ के मूल निवासियों का योगदान रहा है, लेकिन उत्तराखंड के जो रिसोर्सेज हैं उनको जो भोग रहे हैं वो यहाँ के स्थायी निवासी भोग रहे हैं, जो कि वो यहाँ के है ही नहीं। क्योंकि मेरी एक वीडियो, मेरा एक सोशल मीडिया क्लिप 7.7 मिलियन लोगों ने कल तक देख लिया था। 7.7 आज 7.8 हो गया होगा, और इसमें उसी व्यक्ति को टारगेट किया गया था। तो
अब हो सकता है वो अब मैं बताता हूं, हमारे पास फोन आ जाते हैं, मतलब हमने एक 4-5 व्यक्तियों पे पॉस्को की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ, या गिरफ्तारियां करवाई, और जब उनकी जमानत हमारे ही लोग करवा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्टों से, उनके हमें फोन आते हैं, अरे यार भाई साहब जरा हमारा कॉम्प्रोमाइज करवा दो। आप स्थिति देखिए कि हमारी बहन के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हम मुकदमा दर्ज करवाते हैं, उसे अंदर करवाते हैं, लेकिन हमारे ही लोग उनकी जमानत करवाते हैं। और मजे की बात ये देखिए कि जमानत करने के बाद, होने के बाद उनको हमारा नंबर देते हैं और वो हमको फोन करते हैं कि भाई साहब कॉम्प्रोमाइज करवा दो हमारा, हम सुधर गए। ये हालात अभी हो गए हैं कि ग्लेशियर पीछे खिसक रहे हैं। इस पर हम सब चिंता व्यक्त करते हैं। बड़े से बड़े व्यक्ति, कितने पर्यावरणविद हों या कितने बुद्धिजीवी हों, जो भी हैं, वो कहते हैं ग्लेशियर पिघल रहे, हिमालय का अस्तित्व खतरे में है, ये गंभीर विषय है और सबके लिए चिंता की बात है ये। लेकिन वहीं पर रिकॉर्ड तोड़ जो पर्यटक केदार जी पहुंचते हैं, गोमुख पहुंचते हैं, तो हम तालियां पीटते हैं। तो ये पर्यटन और पर्यावरण का संरक्षण दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते। और वे पर्यटन ऐसा बेलगाम पर्यटन, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। किसी सज्जन ने मुझे बताया, देवप्रयाग के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, बाहर के थे, उत्तराखंड से नहीं थे, उनसे चर्चा हुई। वो बोले कि जहां से वो, पता नहीं मैं गया नहीं, जहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है, एक जगह बताई, वहां की गायों ने दूध देना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, कितने और कितना शोर करते हैं। मैं आपको एक कविता है, मुझे पूरी ध्यान नहीं आ रही, अज्ञे जी की है, देखी होगी वो, नंदा। तो उसमें उन्होंने शंका व्यक्त करी थी कि नंदा, एक दिन ये जो नदी है गंगा जिसे हम कहते हैं, ये सिर्फ एक बाढ़ लाने वाली नदी रह जाएगी, सूख जाएंगे, ग्लेशियर सारे सूख जाएंगे। 1970 की कविता में उन्होंने ये बोल दिया और आज ऐसा ही हो रहा है। तो इनर लाइन परमिट सिस्टम जो दिया जा रहा है, हमारे संसाधनों की बलि चढ़ा के दिया जा रहा है ना। जो अनियंत्रित पर्यटन जो किया जा रहा है, हमारे संसाधनों की बलि चढ़ा के किया जा रहा है। आज हालात ये है उत्तराखंड के पहाड़ों के विशेष तौर पर, और ये जो उत्तराखंड में भी जो लोग रह गए हैं और जो हम लोग पलायन कर चुके हैं, तो उत्तराखंड में जो अभी रह रहे हैं हमारे भाई बहन, उनको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम पलायन कर चुके हैं, वरना आज पानी नहीं है। अगर मेरे गांव के ग्राम असगोली, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उसकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, एक दिन सारे रिवर्स पलायन करके अगर असगोली में वापस आ गए तो उत्तराखंड सरकार तो छोड़िए और केंद्र सरकार भी छोड़ दिए, यूएनओ भी उनको पानी नहीं मुहैया करवा पाएगा। इतने के जितने लोग अब बचे हैं उनके लिए भी स्वच्छ पीने का पानी नहीं है, आएगा ही नहीं। वो सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि पंप नहीं लगा या हाई कैपेसिटी पंप लगाना है या टैंक बड़े बनाने, वो कब तक बनाएंगे? उसका रीजन ये है कि जो पर्यावरण से छेड़छाड़ हुई है, उसका रीजन वो है। आपको बताता हूँ, गोमुख मतलब पहले गंगोत्री से आगे गोमुख, गोमुख से आगे एक पर्वत और है, मैं बार बार यही कहता हूँ, शिवलिंग पर्वत। मतलब वहां पर जाके पिकनिक मनाई जा रही है, वहां पर टेंट लगाए जाते हैं, बियर की खाली बोतलें वहां देखी जाती है, कूड़ा कचरा खूब इकट्ठा कर दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन सी अथॉरिटीज हैं जो उनको अलाउ करती हैं वहां जाने के लिए। केदारनाथ में जब यात्रा शुरू होती है, जब यात्रा शुरू होने से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, एक हफ्ते पहले आप बिजनौर की सड़कों पर घूमिए, आपको घोड़े वाले लाइन लगा के जाते हुए दिखेंगे कोटद्वार से पहले नजीमाबाद की तरफ। तो पर्यटक तो पर्यटक तो गया, लेकिन वो घोड़े खच्चर वाले कौन है जो वहां पर जा रहे हैं? हेलीकॉप्टर अलग है, घोड़े खच्चर वाले अलग हैं। अब उनके लिए उनका जो दबाव है जो उस भूमि पर पड़ रहा है, जो धार्मिक दृष्टि से तो अलग विषय है, लेकिन मैं तो पर्यावरण की दृष्टि से बता रहा हूं। तो वो विषय क्या है, वो उनको क्यों क्या जरूरत पड़ी है? जो व्यक्ति घोड़े में, जो केदारनाथ जी पैदल नहीं जा सकता,
तो उसे हेलीकॉप्टर देने की जरूरत क्या है? ऐसी क्या जरूरत? पैदल नहीं जा सकता, उसे घोड़े खच्चर वहां मुहैया कराने की जरूरत क्या है? ना जाए। मैं तो ये कहता हूं कि मेरा विमानेश्वर धाम मंदिर है, यही केदार है, मैं यही जल चढ़ा के संतुष्ट हूं। तो ये पर्यावरण का विषय है और कोई विषय नहीं। हम नहीं कहते कि आप, अब ऐसे है कि मान लिया कि हम लोग हैं, तो हम लोगों को क्या, अब कई जब, हाँ ये भी आता है, जब इनर लाइन परमिट सिस्टम की बात आई या मूल निवास की बात आई, बात ये आई कि बाहरियों को यहाँ रोजगार दिया जाता है, तो एक वर्ग ऐसा है वो ये कहता है हमारे लोग बाहर जाके रोजगार कर रहे हैं, वो भी तो रोजगार कर रहे हैं। हम बाहर जाके अपनी मेहनत की कमाई कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। हम बाहर के लोगों का, हम दिल्ली में, मैं दिल्ली में 1970 से रह रहा हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ। हमने दिल्ली को कभी एक इंच भी नहीं लूटा अभी तक, ना दिल्ली को कोई नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं, कहीं पर भी हों, वो तो यहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हमें क्या मतलब, हम तो नंदा देवी का, मैं तो इस विषय में ये कह रहा हूँ कि कोई ऊंची हिमालय की चोटी, एवरेस्ट ही ले लो, अब वो उसने विजय पताका फहरा दी एवरेस्ट पे जाके, अब पता नहीं कितनों ने फहरा दी, उससे क्या हासिल हो गया, हुआ क्या? लेकिन अगर उसके बेस कैंप में जाके देखें या बेस कैंप के आसपास जाके देखें, वहां इतना कूड़ा इकट्ठा हो रखा है कि उसको डिस्पोज करना ही बड़ा मुश्किल काम है। शायद नेपाल की अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि उस बेस कैंप में लगे कूड़े को डिस्पोज किया जाए, तो मेरे को लगता है कि उसकी पूरा का पूरा जीडीपी उसी में लग जाएगा। उसका लाभ क्या मिला? हाँ, ये हो सकता है कि उनकी कमाई हो रही होगी सरकार की, लेकिन ऐसी भी कमाई किस काम की जिससे उस सरकार का अस्तित्व या उस राज्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाए। दूसरी चीज, बात अब आती है इनर लाइन परमिट सिस्टम से और क्या नुकसान है। तो 10 साल तो ये 10 साल पहले सीएम मैक्सिमम है, 10 साल 15 साल 15 साल, मतलब कब तक बचेंगे? ये आखिरी पीढ़ी है जो हमारी, जो संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे हमको जो दे जा रहे हैं। बाकी हमें तो फुर्सत भी नहीं है कि हमें इनसे जो मिला हम अपने बच्चों को दें, वो फुर्सत ही नहीं है हमें। तो उस स्थिति में हमारी संस्कृति कहाँ पहुंचेगी, हमारे हालात क्या होंगे, हमारी परंपराएं सब ध्वस्त हो रही हैं। अब राजनीतिक संकट, अब बड़ी दिक्कत की बात है, अब संस्कृति यहाँ तक पहुंच गई पांडे जी, संस्कृति यहाँ तक पहुंच गई कि हम हरियाणा को कॉपी करने लग गए हैं, हम बिहार को कॉपी करने लग गए हैं, धीरे 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 करके। हम मतलब ये लगा लीजिए कि नदियों को क्रशरों के माध्यम से लगा के बिल्कुल खत्म करने पर तुले हुए हैं। जहां पर मतलब हम ये सोचते हैं कि हमें पैर पहुंच के जाना चाहिए, जिस देवभूमि में, जो ऐसे इलाके हैं देवभूमि के जहां पर हमें पैर पहुंच के जाना चाहिए, वहां पर क्रशर दौड़ रहे हैं, बिल्कुल ध्वस्त कर रहे हैं। तो ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे नहीं तो और क्या होगा? अब मैं कहूंगा कि अगर ये सूख गई तो गंगा भी सूख जाएगी। तो आप कहोगे कि गंगा से इसका क्या ताल्लुक? कहीं ना कहीं से गंगा में तो मिली, ये गंगा कोई भागीरथी नदी कोई ना है कि वो गंगोत्री से जो बह रही है तो वही गंगा है। ये तो जल धाराएं हैं पूरे हिमालय क्षेत्र की, जिनसे मिलकर गंगा बन रही है। और गंगा अगर सूख गई तो भारत देश के 60 करोड़ लोगों का जीवन का जो अस्तित्व है उस पर खतरा आ जाएगा। जीवन पे 60 करोड़ लोगों का जीवन निर्भर है सीधे गंगा पे, गंगा जी पे। तो कितनी महत्वपूर्ण नदी है हमारे लिए। और अगर ये जो एंक्रोचमेंट है जो ग्लेशियरों में हो रही है, अगर इसको ना रोकी गई तो निश्चित तौर पर गंगा जी एक दिन सूख जाएंगी और ये 60 करोड़ लोग भी मरेंगे। तो कम से कम 60 करोड़ लोगों के लिए तो इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू किया जाए, कम से कम उन क्षेत्रों में जहां पर ये खतरा है। हिमालय के उच्च क्षेत्रों में कर दीजिए। मैं तो कहूँ कि बद्रीनाथ, अब जोशीमठ का उदाहरण आपके सामने है, और अभी जोशीमठ के हाल क्या हैं शायद जोशीमठ वाले बेहतर जानते होंगे, हमें नहीं मालूम कि जोशीमठ के हाल क्या है। और गुप्ता बंधुओं की मतलब इतनी ज्यादा खुजली हो रही है कि औली जैसी जगहों पर शादी कर देंगे।
पैसा मिले तो मुझे लगता है कि बद्रीनाथ जी में भी टेंट लगवा देंगे, डीजे बजवा देंगे। तो इनर लाइन परमिट सिस्टम, कोई ना कोई नियम तो बने कि यहाँ तक आपको अलाउड है, यहाँ तक अलाउड नहीं है, या इतनी संख्या अलाउड है और इतनी अलाउड नहीं है। तो ये बहुत वाजिब सी मांग है जैक फिलिप्स के साथियों की। और मुझे जब मैं इनसे मिला हूँ 4 साल पहले, 4 या 5 साल हो गए, तब से निरंतर संपर्क में और सोशल मीडिया के ही माध्यम से मिला हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके दोस्त भी बनाता है और दुश्मन भी बनाता है। ये निर्भर करता है कि आप उसे कैसे उपयोग कर रहे हैं। तो ये अच्छे दोस्त बने, लेकिन पहले दिन मैंने संतोष नारायण जी को कहा था कि कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम एक व्यक्ति को भी, सिर्फ एक व्यक्ति को भी ये एहसास कराने में सफल रहे कि ये हमारी मांगें हैं, ये जरूरी हैं उत्तराखंड के अस्तित्व के लिए, तो जागरूकता का अभियान जो है कि निरंतर चलता रहता है, ये चलाते रहते हैं। बड़े हिम्मती युवा हैं और मुझे विश्वास है कि अभी इनको 8 साल हुए, 8 साल और लगेंगे और एक दिन उत्तराखंड का व्यक्ति मतलब मैं उत्तराखंड का मतलब मैं पहाड़ से कहता हूँ, पहाड़ का एक एक व्यक्ति ये जान जाएगा कि मूल निवास क्या है, आर्टिकल 371 क्या है, इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। और आज हम यहाँ पर इसी विषय के लिए इकट्ठित हुए कि आवश्यकता क्यों और क्या है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। रोज हर 2 अक्टूबर के दिन रामपुर तिराहे पे जाके उनको याद करना, दिया जला देना, 2 मिनट का मौन रख लेना, क्या ये श्रद्धांजलि है उनके लिए? क्या इसको आप श्रद्धांजलि मानते हैं? क्या ऐसा राज्य बनेगा ये सोच के उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी कि हमारे पहाड़ के बच्चे एक रोजी रोटी की खातिर उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, इसलिए हम लोगों ने कुर्बानी दी थी? ये मकसद तो नहीं रहा होगा उनका। जिन माताओं बहनों की अस्पत लूटी गई, क्या उनका जो उद्देश्य था कि कैसा राज्य हम बना के हमारे लिए बने, हमारे बच्चों के लिए बने, क्या बन पाया वैसा राज्य? किसने बर्बाद किया इसको? इस राज्य को बर्बाद करने के जितने जिम्मेदार यहाँ के राजनेता हैं, उससे ज्यादा जिम्मेदार है हम लोग। और वो लोग जो खुद को राज्य आंदोलनकारी का तगमा लेकर आज की डेट में घूम रहे हैं, वो लोग सो गए थे क्या? 2000 में राज्य बना, उसके बाद ये कंबल ओढ़ दिया, तुम लोगों ने सो गए? ये जागे कब जब एनडी तिवारी ने कहा कि भैया पेंशन मिलेगी, तो उसके बाद ढूंढने लगे कागज। ऐसा मझधार में क्यों छोड़ा उत्तराखंड को? क्या वो बराबर के जिम्मेदार नहीं है? हर आदमी ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। जो गलत हुआ था ठीक है, लेकिन जो गलत हुआ था उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन वहां से हम सबक सीख सकते हैं। हम 2 अक्टूबर का मातम नहीं मनाएंगे, हम तो आने वाले भविष्य की एक सुंदर भविष्य की कल्पना तैयार कर रहे हैं। यह है वो भविष्य जिसके आधार पर लिखा जाएगा। समस्याएं हम लोगों से पूछते, दुनिया भर के संगठन है, कोई सीनियर सिटीजन का संगठन होगा, कोई पेंशनर का होगा, कोई कुछ होगा, कोई एक्स आर्मी मैन का होगा, लेकिन ये सबके सब शिक्षक संघ हो, सबके सब अपने निजी स्वार्थों के लिए संगठन बने हुए हैं। पेंशन इनको नहीं मिलती, हमें क्या भाई? मैं तो सरकारी नौकरी वाला नहीं हूं, अगर मेरी बंदी भी हो रही है या नहीं मिलती है नहीं मिलती, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह उत्तराखंड की क्या पूरी जनता सरकारी नौकरी वाली है? 10% 20% की आबादी होगी जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, वो हंगामा काट रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड, जिस उत्तराखंड में रह रहे उनके लिए उनके कानों में जू तक नहीं देखती है किसी के। हम लड़ रहे निस्वार्थ भाव से, कोई हमारा ऐसा मकसद नहीं है, कोई राजनीति नहीं करनी, कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है हम लोगों ने, कोई अपना नाम शोहरत हमें नहीं चाहिए। ये तो नेता इनविटेशन तो आते रहते हैं कि भैया इस पार्टी में आ जाओ, उसमें आ जाओ, हम कहीं नहीं गए। आज 2 अक्टूबर का दिन है, 3 दिन की छुट्टियां मिली थी। बेटा बोला कि पापा 3 दिन की छुट्टियां कहीं चले गए। मैंने कहा बेटा सॉरी, मेरा दौराट का प्रोग्राम है। और ये कहानी एक बार की नहीं है हमारे साथ, ये एक बार की कहानी नहीं है। 3 दिन दिल्ली बंद थी, छोड़ छाड़ के पहुंच गए पिथौरागढ़ में कार्यक्रम किए। पूरी बारिश, 3 दिन लगातार बारिश थी पिथौरागढ़ में, उस बारिश में हमने पिथौरागढ़ में कार्यक्रम किया और ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को साथ में बैठ करके उनके साथ बातें की। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल हम लोगों के लिए नहीं है ना, ये हर किसी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। सल्ट में नेताजी कह रहे थे कि और ये प्लानिंग के तहत गायब हुई है वो बच्चियां, जब बालिग हुई, 18वां बर्थडे मनाया है उसके बाद गायब हुई हैं। डेमोग्राफिकल चेंज यानी कि जनसंख्या की बदलाव, इस पे हमारी ये टीम है 2016 से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है, किसी के कान में जू नहीं रहेगी। फाइनली जब इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी तब सरकार के कान खड़े होते हैं, उसके बाद बलबुलपुरा का ड्रामा होता है। लेकिन बलबुलपुरा में तो कुछ कर नहीं पाए ये लोग।
जो हमारे भाई बंधु कोरोना काल में वापस लौट करके आए, जिन्होंने सोचा कि हम अपनी जड़ों पे रहेंगे, अब नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि देख लिया उन्होंने दुनिया की सच्चाई कि जो सगुन अपने घर में है वो बाहर कहीं नहीं है। रोडों के किनारे उन लोगों ने छोटे छोटे खोंचे बना करके ठेले लगा के अपना रोजगार शुरू किया था। हमारे हाईकोर्ट भाई साहब डंडा लेके पहुंच गए वहां। मैं खुद कह रहा हूं कि हमारे पिथौरागढ़ में गुरुनाम पाषाण देवी गुरुनाम माता का जो मंदिर है, उसके बगल में 4-5 अच्छे खासे रेस्टोरेंट बनाए थे लोगों ने। कम से कम 15 से 20 लोगों का घर चल रहा था वहां पर। नोटिस गया, तोड़ते हो तो तुम तोड़ो, अगर हम तोड़ेंगे तो तुमसे तोड़वाई का पैसा भी लेंगे। आज वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो आपने से सुना देखा कि क्यों ज़रूरी है। राजेंद्र अधिकारी जो असगोली में है, असगोली के हैं मतलब, और एक बिजनेसमैन है, दिल्ली में उनका व्यवसाय है, और वो लोग पहाड़ों के लिए लगे हैं। और जेटफ्लेक्स जो संस्था है, ये लोग युवा साथी हैं सारे, और ये लोग दिल्ली से और अन्य अन्य राज्यों से, शहरों से इस मुहिम को चला रहे हैं, और हर कोई युवा को जोड़ना चाहते हैं, और उत्तराखंड वासियों को जोड़ना चाहते हैं, और जोड़ भी रहे हैं। उनकी इस मुहिम में आगे आइए, उनके सोशल मीडिया पेज पे जाइए और उनको सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, और ताकि ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं उत्तराखंड के लिए। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार उत्तराखंड में 100 नाली, 200 नाली, 500 नाली लोग ज़मीन खरीद ले रहे हैं, जिससे हमारे पर्यावरण पे, हमारे क्लाइमेट पे बहुत असर पड़ रहा है। इसीलिए हम भू कानून और इनर लाइट परमिट सिस्टम और इन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। आज मूल निवास क्या है? 1950 मूल निवास की बात क्यों हो रही है? 1950 के बाद जितने भी हम लोगों ने उत्तराखंड में जन्म लिखा है, तो उन लोगों को 1950 जो है नियम है उसके तहत माना जाए, क्योंकि 2000 के बाद या जो अभी आ रहा है उसको सीधा उत्तराखंड का निवासी बना दे रहे हैं। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड का आधार कार्ड, उत्तराखंड का पैन कार्ड, उत्तराखंड का पोस्टल या एड्रेस, ये उनको नहीं मिलना चाहिए। जो जिस राज्य के हैं वो उसी राज्य के कहलाएं, उत्तराखंड के नहीं। ठीक है, ये सिस्टम लागू होना चाहिए। इससे क्या है कि हमारी जो नौकरियां हैं, हमारे जो रोज़गार है ना, इसमें भी बाहरी लोगों का आक्रमण हो जा रहा है। इसलिए हम मूल निवास 1950 मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांग रहे हैं कि जो 1950 में, जैसे मेरे दादा परदादा या मेरे से 2 ही पीढ़ी का होगा अभी, तो मेरे पापा और मेरे बुबू तक ही 1950 है। उससे पहले दादा परदादा भी यहीं रहे होंगे, तभी ये खेत खलियान हमको मिले। तो 1950 लागू होना चाहिए। अगर 1950 ना भी लागू करे तो कम से कम 1980 से जो उत्तराखंड में निवासी हैं उन्हीं को उत्तराखंड के निवासी माना जाए। उसके बाद के लोगों को यहाँ का निवासी नहीं माना जाए। कोई हमारी कमांड ही नहीं है। और वो भी क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरी जो स्वामी भक्ति है ना, मेरी जो निष्ठा है, मुझे अपने नेता में है, मुझे अपनी राजनीतिक पार्टी में, मुझे उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। ये मेंटेलिटी हर उत्तराखंडी ने अपने दिमाग से निकालनी होगी। पहाड़ियों के लिए खासकर हमें मैदानी से कोई मतलब नहीं है। पहले हम लोग के अंदर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर मेरे अंदर भी था। मैं पिथौरागढ़ में रहता हूँ, फेरी वाले दिखते थे, गरीब सिर्फ ऐसा वाली फीलिंग आती थी हमारे। अब आजकल नहीं होता वो। आजकल मेरा मुंह नहीं, पहले मेरा हाथ बोलता है। पहले ही शक हो जाता दिमाग में, मैं नहीं बोलता। पहला सवाल होता नाम क्या है, तो नाम बताता, उसका पहले मेरा हाथ उसके मुंह पे जाता है। थाने जा, किधर जा, कोई जा, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितने मिलते हैं हम सबको भगा दें वहां से, होटलों से निकाल के गाड़ियों में भर भर के वापस भेजे। खुद की पर्सनल रंजिश ले रहे हैं अपने लोगों के साथ। हालांकि उनके धंधे से मेरे धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन हम कर किसके लिए रहे हैं? ताकि पिथौरागढ़ के जो अन्य व्यापारी जो अन्य धंधा कर रहे हैं उन लोगों का कारोबार प्रभावित ना हो। फेरी वाले घर घर जाकर के रेकी कर रहे हैं। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। ये बात आप मान लीजिए। एक जमाना था, मैं आपको जो इनका जो पैटर्न था, या उत्तराखंड से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पैटर्न शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था मोबाइल रिचार्ज से। फेरी वाले गांव जाए, जिन लोगों के लिए बहन नहीं होती, वो आपको बहन बोले, दीदी बोले, उनके वो शब्द है उनके लिए, उसमें भावनाएं नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कोई सिर्फ शब्द है। भाई, बहन, दीदी, वही शब्द है दीदी। और हम लोग पहाड़ी, सीधे साधे लाटे पहाड़ी। ठीक ही बोला ना आम आदमी पार्टी का कोई नेता पिछले चुनाव में बोला था कि इस बार धामी का मुकाबला लाटे पहाड़ियों से नहीं है। उसने सही शब्द कहा था। हम लोग है ही सीधे साधे भोले भाले। भैया मोबाइल रिचार्ज करना था, हाँ दीदी नंबर दे दो। अब वो फेरी वाला नंबर लेके गया रिचार्ज के लिए, तुम्हारे फोन में रिचार्ज तो कर दिया उसने, लेकिन उसका नंबर कहां कहां पहुंचा, फिर क्या क्या कांड हुए, वो सब सामने है। क्योंकि वो गढ़वाली बोलते हैं, हम कुमाऊनी बोलते हैं।
सिंपल सा फंड है, भाषा के आधार पे ही ये राज्य बने। राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था इसमें गोविंद वल्लभ पंत जी भी थे, तो भाषा के आधार पर, इसीलिए उन्होंने जो बॉम्बे राज्य की बात कर रहे थे, बॉम्बे राज्य से गुजरात चाहता था कि मुंबई को गुजरात में मिलाया जाए, लेकिन वहां पर मराठी बाहुल्य जनसंख्या थी, कोली समाज था, मराठी समाज था, तो गोविंद वल्लभ पंत जी ने मुंबई को महाराष्ट्र में मिलाया और उसके धन्यवाद के फलस्वरूप यशवंत राव चौहान जो वहां के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घाटकोपर एक जगह है मुंबई में, वहां पर एक बहुत बड़ा एरिया उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जी को दिया कि आप अपने समाज के लोगों को यहां लाइए, यहां बैठाइए इनको। उस जगह का नाम पंतनगर है, वो जगह मुंबई में है, घाटकोपर में। तो भाषा बोली से जो हमारी पहचान है ये भी अब विलुप्त की कगार पे है। होना तो ये था कि हम लोग यहाँ पहाड़ी में बोल रहे होते, मैंने भी कोशिश करी, एक दिन मैं जनरली मैं फेसबुक लाइव करता हूँ, एक दिन पहाड़ी में कर दिया मैंने, कुमाऊनी में। अब जैसी हमारी यहाँ चलती है, पिथौरागढ़ की टोन अलग है, द्वाराहाट की अलग है, अल्मोड़ा की, हर जगह की अलग अलग टोन है, मैंने अपने वहां के हिसाब से किया। अब फ्लो में इतना बह गया कि वो जो नॉर्मल सी जैसे बचपन में सुनते थे वो लोग जो गालियां देते थे, पहाड़ी वाली गालियां, मैंने वो गालियां भी बोल दी उसमें सब। मेरे 2-4 मित्र थे पुलिस वाले, वो कह रहे यार तू गालियां तो मत बक। मैंने साबित कर गाली है, मैंने साबित कैसे करेगा? मैंने किसी को अगर पहाड़ी में गाली दी, साबित कैसे करेगा ये गाली है? कोई कर सकता साबित? नहीं कर सकता। कहां पे लिखा है? हमारे पास तो लिपि है ही नहीं ना। मराठी बोली है तो भाषा भी है, पंजाबी में भी पंजाबी भी भाषा है, अभी गुजराती भाषा है, उड़िया भाषा है, भोजपुरी भाषा है, लेकिन हमारी कुमाऊनी गढ़वाली तो भाषा है नहीं, लिपि तो कहीं पे है नहीं, लिखी तो कहीं नहीं है, तो साबित तो कर नहीं सकते थे। अब जो चीज दस्तावेजों में दर्ज नहीं है उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। यूनेस्को की चेतावनी है, आने वाले 15 सालों में, जैसे हिराता कहते हैं आप लोगों की उम्र का जो अंदाजा लगा रहे थे, तो मुझे लगता है वो आखिरी पीढ़ी चल रही है जो जिसकी पूरी कमांड है हमारी भाषा सुनने लग गए हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां दूर होते जाएंगी। ऐसा होगा कि हमारे बाद की दूसरी या जो तीसरी पीढ़ी होगी तब तक हमारी कुमाऊनी खत्म हो चुकी होगी, तब तक हमारी गढ़वाली खत्म हो चुकी होगी, तब तक हमारा अस्तित्व भी खत्म हो चुका होगा। हमारी पहचान कुछ नहीं बचेगी उसके बाद। कोशिश तो ये हो। आज जो भी बाहरी लोग आ रहे हैं वो धड़ल्ले से कह रहे हैं हम भी उत्तराखंडी हैं। आज जितने बड़ी बड़ी संस्थान है ना, रोजगार, जहाँ पे रोजगार की बात आती है वो लोग भी खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाई हम लोगों के लिए है। हमारी आबादी कितनी है? ओनली 1 करोड़ के आसपास होगी जो अभी उत्तराखंड में आबादी है। तो इस आबादी में भी जो है ना बाहरी व्यक्तियों का दबदबा बहुत बन चुका है। आज अगर उत्तराखंड को बचाना है, अपनी सभ्यता को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो 1950 लागू होना चाहिए। ये बात आप समझ नहीं पाओगे, जो युवा पीढ़ी है वो बात को समझ नहीं पाएगी, या जो बुजुर्ग हैं वो समझ नहीं पाएंगे। ये लड़ाई पहाड़ के लिए क्यों हो रही है? पहाड़ बचाओ अभियान क्यों चल रहा है? उत्तराखंड बचाओ अभियान क्यों चल रहा है? अगर ये लागू होते हैं तो इससे उत्तराखंड के जो मूल निवासी है ना, जैसे हमें बहुत बेनिफिट हुआ। मैं ही क्या हूँ, कम से कम जो हमारे जितने भी हैं पहाड़ी राज्य, ये ज़िले, उन सभी को बेनिफिट होगा। मुझे अकेले बेनिफिट नहीं होगा, सबको बेनिफिट होगा। तब हम अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़ सकते हैं, अपने रोज़गार के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। वैसे हम लड़ सकते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट। और ये नियम लागू हो जाएगा तो आराम से हम लोग अपने पहाड़ में जी सकते हैं और उत्तराखंड को एक सभ्य और सुशांत, मतलब सभ्य और शांत राज्य बना सकते हैं। हिराता ने बोल दिया भी इससे ज्यादा डिटेल में बोलना, उन्हीं की बात को रिपीट करना हो जाएगा। कोशिश तो हम लोगों ने आप करनी पड़ेगी, यानी कि कोई दूसरा आके करेगा। इस बार संतोष मेहरा की टीम आई है, टीम जैकलिफ यहाँ पे आई हुई है, ये यहाँ पे काम कर रही है। कल को कुछ और लोग भी आएंगे, तीसरे लोग भी आएंगे, लेकिन जो भी आए और जो बात करे उत्तराखंड के हित की, उनका साथ जरूर दीजिएगा। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप टीम जैकलिफ से जुड़िए, कि हम आपसे ये कहते कि आप अपने आप को उत्तराखंड से जोड़िए। आपका उत्तराखंड के प्रति, अपने पहाड़ों के प्रति जो लगाव है, आपको खुद हम तक खींच करके लाएगा। जब आप सोचेंगे कि हाँ, अगर हमें उत्तराखंड के हित के लिए कुछ करना है, इसके भविष्य के लिए कुछ करना है, कौन सा रास्ता चुने। मैं मुंबई में सेटल था, मुंबई में जॉब करता था, अच्छी खासी जॉब थी। 2013 में छोड़ करके वापस पिथौरागढ़ आया। मेरा जो सौभाग्य कहूं या मेरे जो किस्मत खुलने का दिन था वो था 31 अगस्त 2019, जिस दिन एक टीम जैकलिफ के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी। सबसे युवा सदस्य इस टीम का मैं हूं और मुझे इतना प्यार मेरी टीम से मिला। मुद्दे समझाना, सारी बातें करना, सबको बराबर अवसर देना। पूरी कोर टीम यहां पर आज मौजूद है
सारे सदस्य सब मुझसे वरिष्ठ है, सब लोगों के अपने अपने दायित्व है, अपने स्तर से सब लगे हुए हैं। और हम लोगों का बाकी तो संतोषा ने बताया खर्चे का एक सेविंग है, हर इंसान सेविंग करता है। आप लोग सबकी आदत होती है भैया भविष्य के लिए बचाना, आप लोग बचाते हैं अपने भविष्य के लिए, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उत्तराखंड के भविष्य के लिए। हमें यह नहीं पता कि हमारा रिटर्न आने वाला है कि नहीं आने वाला है, लेकिन हम अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे कि जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, ये हमारी मातृभूमि है, इसके लिए जो हमारा दायित्व बनता है उसको हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम अपने मकसद में आज कामयाब हो, कल कामयाब हो सकता है ना हमें कामयाबी मिले, लेकिन एक तसल्ली जरूर हमको रहेगी कि हमने अपने जीवन में अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए संघर्ष किया था और हम उस संघर्ष को अनवरत रूप से जारी रखे हुए। आप लोगों से ये जो पैम्पलेट्स हमने अभी बांटे थे, इनको देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल, इन मुद्दों को रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आप लोगों के पास हो, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप कृपया पूछिए हमसे। तो आज हम आप लोगों की शंकाओं का निवारण भी करें, ताकि कल के दिन जब आप इन मुद्दों को लेकर के किसी के साथ चर्चा करें तो आपके पास उत्तर हो। तो आप अगर कुछ पूछना चाहें कोई। यह जैक फ्लिप्स की टीम और क्वेश्चन यही है कि मतलब ये आपका मुख्य उद्देश्य क्या है इस जागरूकता अभियान का, तो आपको 1 मिनट। तो मुख्य उद्देश्य इन्होंने बता दिए लगभग जितने भी थे, और तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया भी आ रही है, अभी मीडिया वाले अपनी जो भी उनके क्वेश्चन वो करेंगे। बताएं आज आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाना, वो भी संवैधानिक दायरे में रहकर के संवैधानिक तरीकों से। पिछले 20 सालों में सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना से 23 साल पहले जिस परिकल्पना को लेकर बनाया गया था, उस परिकल्पना को साकार करना हमारा उद्देश्य है, जिसके लिए हमें उत्तराखंड में मूल निवास और 371 और इंटरनल परमिट सिस्टम की बहुत ही अभी आवश्यकता हमें महसूस हो रही है। और इसलिए हम लोग गांव-गांव शहर घूम के कस्बों में जा करके जन जागरण कार्यक्रम करते हैं, और द्वारा पे कार्यक्रम भी उसी के कि आपको ये जागरूकता अभियान चलाना है। जिस प्रकार से उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं और यहाँ की ज़मीनों बाहरियों द्वारा बेतासा मात्रा में खरीदी जा रही हैं, रोजगार का यहाँ पे कोई नामो निशान तक नहीं रहा, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं, जो उत्तराखंड का अस्तित्व है वो तक खतरे में आ चुका है। इसलिए अब हमें लगता है कि उत्तराखंड को बचाने के लिए हमें ये मुहिम और तेज करनी होगी। मूल निवास कब से आप मांग करते हैं? हम मांग करते हैं 1950 से संविधान के दायरे में रहते हुए, लेकिन जैसे अगर हो सके तो 1932 भी अगर ये हो, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो पहले से ही एजेंडा है सेट, हमने 1950 पर किया हुआ है जब भारत में संविधान लागू हुआ था। तो करते हैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। जितने भी मेरे उत्तराखंड के भाई बहन हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से मेरी एक ही उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर आप उत्तराखंड को चाहते हो, उत्तराखंड का हित चाहते हो, देखो डांस वांस से ये हंसना मजाक करना ये चीज़ें अलग बात है, लेकिन उत्तराखंड को बचाने के लिए ना जो ये लड़ाई है, इसके लिए अगर आपका एक शेयर भी बनता है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने भी उत्तराखंड बचाने की इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और आप भी चाहते हो कि उत्तराखंड में ये चीज़ें लागू हो, तो प्लीज़ एक शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा और उत्तराखंड बचाने के लिए इस मुहिम में सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।